शांति। ओम द्यौ शांति। अंतरिक्षं शांति। पृथ्वी शांति। आपः शांति। औषधयः शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वे देवाः शांति। ब्रह्मा शांति। सर्वं शांति। शांतिरेव शांति। सामा शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। मंचासीन अधिकारीगण, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, अपने आरएसएस संगठन के पदाधिकारीगण और अपने अन्य विद्यालयों से जो अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आए हुए सभी आचार्य बंधु, आप लोगों का इस अंग्रेजी संभाषण केंद्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मंच पर आदरणीय डोमेश्वर जी भाई साहब, जो इस क्षेत्र के सामान्य क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, आपका इस अंग्रेजी संभाषण उद्घाटन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपने अध्यक्ष जी सुशील जी भाई साहब, जो विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं और जो हमारी भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत है उसके आप कोषाध्यक्ष भी हैं, तो आपके स्वागत के लिए बेटा भाई साहब का स्वागत करने के लिए अध्यक्ष जी साथ में रमन जी भाई साहब, जो हमारी प्रबंध समिति में उपाध्यक्ष हैं। अपने इस मेरठ प्रांत के आदरणीय प्रांत मंत्री वरुण जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं अपने प्रबंधक जी से, रंजीत जी भाई साहब से, कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। अगली श्रृंखला में प्रदीप जी भाई साहब, जो आप शिशु शिक्षा समिति में मंत्री हैं, आपके स्वागत के लिए मैं अपने प्रबंध समिति से अपनी कोषाध्यक्ष सुनेत्री जी दीदी और रेणु दीदी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे बीच में हमारे विभाग प्रचारक श्रीमान कृष्णा जी उपस्थित हैं। मैं आपके स्वागत के लिए मयंक जी भाई साहब से, जो हमारी प्रबंध समिति में है, आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। अब हमारे बीच में कुछ अन्य परिचय भी है। मैं अपने प्रांत के जो प्रदेश निरीक्षक हैं भाई साहब अशोक जी, आप एक बार खड़े जाएंगे। आपका ही बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बेटा मैं अपने प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। शिव कुमार जी भाई साहब, आप शिशु शिक्षा समिति में प्रदेश निरीक्षक हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए अपने प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं। अपने बीच में विपिन राठी जी हैं, जो दुर्गावती हेमराज सरस्वती विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य हैं, इसके साथ साथ क्षेत्र के अपने प्रशिक्षण के संयोजक भी हैं और जो एनसीए भी है उसके सदस्य भी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं।
बीच में महेश जी भाई साहब भी हैं जो शैक्षिक प्रमुख हैं, उनके स्वागत के लिए मैं रमन जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ। आगे से केंद्र के अपने बीच में राहुल सिंगल जी भी हैं जो अखिल भारतीय सह संयोजक हैं पूर्व छात्र परिषद के। आपके स्वागत के लिए मैं महेश जी से आग्रह करता हूँ। जी पूर्व छात्र भी हैं दुर्गावती हिंगलाज सरस्वती विद्या मंदिर के। आपको अन्य परिचय अपने बीच में भी है जो इसे केंद्र को इस समय देखेंगे। मदन जी भाई साहब, आप संभाग निरीक्षक हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने महानगर के प्रचारक हैं सुमित जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने महानगर के कारवाजी भी हैं, आप भी एक बार कर जाएंगे भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बर्मन जी भाई साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब अगर कोई छूट गया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। जो अपना केंद्र है उसमें जो एकेडमिक इंचार्ज है, आप व्यवस्था के इंचार्ज रहेंगे, लेकिन जो एकेडमिक इंचार्ज है दीपक जी एक बार आगे आ जाएंगे। सभी को जानकारी में आप दीपक शर्मा जी हैं, अधिकांश क्लासेज आपके द्वारा ली जाएंगी, लेकिन हमारे बीच में हमारी प्रबंध समिति की रेणु जी हैं जो प्रबंध समिति में भी है। आपकी एक क्लास डेली लेने का आपने जी निर्णय किया है, तो आपके बीच में क्लासेस लेती रहेगी। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे के लिए मैं भाई साहब से आग्रह करता हूँ, डोमेश्वर जी भाई साहब से। वर्ग प्रारंभ हो इसके पूर्व में यह उद्घाटन सत्र रखा है। इस उद्घाटन सत्र के मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा समिति, मेरठ प्रांत दोनों के मंत्री और इस विद्यालय के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश निरीक्षक दोनों समिति के, यहाँ के प्रबंध समिति के प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और अनेक पदाधिकारी। अभी जैसे परिचय कराए हमारे क्षेत्र के प्रशिक्षण के संयोजक श्री विपिन राठी जी, राहुल जी जो पूर्व छात्र परिषद के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं। ऐसे यहाँ पर उपस्थित और अन्य अपने संघ के आए हुए प्रचारक, कारवा, अन्य पदाधिकारी एवं तीनों प्रांत से आए हुए प्रतिभागी, आचार्य बंधुओं, पहली बात तो आप सब लोगों को जब सूचना मिली होगी कि 15 दिन के लिए जाना है, तो मन से शायद कोई किसी ने आनंद की अनुभूति की। सबको लगा हुआ कहाँ 15 दिन, सही बात बता रहा हूँ कि नहीं? किसी को लगा कि हाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही 15 दिन जाऊँगा, नोएडा रहूँगा, हाथ खड़े कर वैसे कोई है? अच्छा कुछ लोग हैं। क्योंकि इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारी जो क्षमता है वो केवल 30 लोगों के रोकने की है, इसलिए एक एक प्रांत से 3-3 लोगों को ही कहा गया है, 10 लोगों। उसमें भी अभी पूरे लोग नहीं आए, 1-2 लोग रास्ते में हैं, 1-2 लोगों ने मना किया, चाहे उसके प्रबंध समिति ने या स्वयं आचार्य ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी जब बताया गया होगा तो लगा होगा कि क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कुछ वर्ष पहले से ही 8 दिन 10 दिन का प्रारंभ हुआ है, अन्यथा यहाँ 2-2.5 दिन से अधिक का प्रशिक्षण वर्ग नहीं होता है। कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर 40-40 दिन के प्रशिक्षण होते हैं। आंध्र प्रदेश में 40 दिन का प्रशिक्षण होता है, 9 चयनित आचार्य, 40 दिन के प्रशिक्षण के बाद ही उनको विद्यालय में भेजा जाता है।
मध्य क्षेत्र में 25-25 दिन का प्रशिक्षण होता है मध्य प्रदेश में। वो भी ऐसे आचार्यों का जो पहले साल भर जिनका सेवा करते हो गया है। ऐसे अनेक प्रकार के प्रशिक्षण चलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं होने के कारण से थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है। बंधुओं, आज का जो अलग प्रकार का प्रशिक्षण विषय के प्रशिक्षण बहुत चलते हैं। आधारभूत विषय के प्रशिक्षण में शारीरिक के, योग के, संगीत के 15 दिन के नहीं होते, लेकिन चलते हैं। विषयों के प्रशिक्षण में अपने अपने विषयों के भी चलते हैं। फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ये सब के भी चलते हैं। लेकिन वो भी हमारे इस क्षेत्र में तो कम से कम 15 दिन का नहीं चलता। ये पहला ऐसा प्रशिक्षण है जो छुट्टी में नहीं है। अधिकतर प्रशिक्षण छुट्टी के काल में होता है ताकि विद्यालय प्रभावित न हो, ऐसा लगता है। तो उस समय कई आचार्यों की मांग होती है, बताओ हमको छुट्टी में भी और हमारा प्रशिक्षण में समय निकल जाता है, छुट्टी का भी अवसर नहीं होता। इसलिए अब ये जो प्रशिक्षण है बड़ा प्रकार का, आप लोगों को शायद यहाँ आते समय या तो आपके प्रदेश निरीक्षक ने आपसे फोन से बातचीत की होगी या प्रधानाचार्य से आपकी बातचीत हुई होगी। यह जो प्रशिक्षण है, ये कौन सा प्रशिक्षण है, ये आपको ध्यान आया। विद्या भारती के काम को करते करते और इतना लंबा समय 70 वर्ष से अधिक हो गया। 1952 में काम प्रारंभ हुआ शिशु मंदिर योजना से। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर हमारा काम नहीं है, सब प्रदेशों में काम। शिशु मंदिर की संकल्पना को लेकर प्रारंभ किया था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, और आज हम माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा में भी हमारे प्रांत के विद्यालयों के द्वारा संचालित ऐसे लगभग 56 हमारे महाविद्यालय भी पूरे देश भर में चल रहे हैं। और जिस प्रकार से विद्यालय को चलाने के लिए स्कूली शिक्षा में बेसिक शिक्षा का बोर्ड होता है, माध्यमिक शिक्षा के लिए अपने अपने स्टेट का बोर्ड होता है, सेंट्रल का भी बोर्ड होता है, CBSE कहते हैं। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय को चलाने के लिए विश्वविद्यालय होता है। तो ऐसे 2 विश्वविद्यालय इस समय, एक चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलोर में और एक प्राज्योत विश्वविद्यालय गुवाहाटी में, 2 विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुए। तो क्रमशः इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काफी और विकास हुआ है। और छोटे से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय हैं, और जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जैसे दिल्ली है, चेन्नई हो गए, ऐसे अनेक बड़े बड़े जो महानगर हैं, इन महानगरों में भी विद्यालय है। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी प्रदेश में हमारा विद्यालय नहीं है, किसी हमारे बड़े महानगर में विद्यालय नहीं है। तो बड़े महानगरों में भी, बहुत छोटे छोटे गांव में भी ग्रामीण विद्यालय, जहाँ लोग बहुत अधिक शुल्क नहीं दे सकते, उनके लिए भी विद्यालय। वनवासी क्षेत्रों में भी विद्यालय, सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यालय है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में भी एकल विद्यालय है, संस्कार केंद्र है, जहाँ लोग मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे को स्कूल जाने के लिए भी शायद अवसर नहीं मिलता, वो अच्छे शुल्क दे करके अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए भी निःशुल्क विद्यालय चलते हैं। कई हमारे छात्रावास चलते हैं। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सभी स्तर के लोगों के लिए, मैंने जो आर्थिक दृष्टि से कम ज़्यादा है उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी जहाँ पर वंचित क्षेत्र है, बहुत सुदूर ऐसे शिक्षा नहीं पहुँची थी, ऐसे स्थानों पर विद्या भारती बहुत पहले पहुँच गई थी।
अब आप कल्पना कर सकते हो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भले वो विद्यालय छोटे छोटे होते हैं, उत्तराखंड से आए उनको मालूम होगा, या जिन लोगों ने उत्तराखंड में प्रवास किया होगा उनको मालूम होगा। आप कल्पना कर सकते हो कि 600 से अधिक विद्यालय केवल उत्तराखंड में है। जैसे छोटे छोटे स्थानों पर हम लोग किसी भी रास्ते से यदि जाते हैं तो कहीं पर भी कुछ हो जाए तो हमको कोई चिंता की बात नहीं कि यहाँ पर आसपास में कि हमारा कोई न कोई विद्यालय मिल ही जाएगा, ऐसा एक विश्वास। तो ये सब है। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जो हमारी कल्पना थी कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा हो, राष्ट्रीय शिक्षा हो, हमारी शिक्षा कैसी हो, तो हमने अपने लक्ष्य में बताया हुआ था इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। जिस प्रकार से संघ ने पहले, आप सब लोग जो संघ जानते होंगे, संघ के इतिहास उनके वर्ग किए होंगे, उनको पहले ही पाठ में ही बताया जाता है। डॉक्टर अहमदाबाद जी ने जब संघ प्रारंभ किया था उसमें उन्होंने 3 घोषणा की थी। उन्होंने पहले जैसे कहा था ना, भारत हिंदू राष्ट्र शब्द प्रयोग किया था। तो लोग बोलते थे कि पागल है, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, यहाँ तो अनेक सारे लोग रहते। उनको मालूम था कि ये जो बात इसको कोई स्वीकार नहीं करे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जो घोषणा है इसको लोग तब स्वीकार करेंगे जब हमारे पास शक्ति होगी। तो शक्ति कैसे होगी, तो वो संगठन से होगी। और इसलिए उन्हें ये शब्द प्रयोग किया। हम लोग इसीलिए शाखा में संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है जो बोलते हैं, वास्तव में संगठन में शक्ति है। आज हम सबको दिखाई दे रहा है कि आज यदि संघ का सरसंघ चालक कुछ बोलता है तो लोगों को लगता है, उस पर टीवी में भी डिबेट आना शुरू हो जाता है। क्यों? पहले भी बोलते थे, डॉक्टर अहमदाबाद जी ने जब बोला था तब तो लोग उसको कोई महत्व नहीं देते थे। आज डॉक्टर मोहन भागवत जी बोलते हैं तो उसको महत्व देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अब शक्ति हो। तो ऐसे ही इसी बात को लेकर के हिंदुत्व एवं राष्ट्रभक्ति, संघ ने कहा था ना, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व इस देश का जीवन दर्शन है। इसलिए हमारे देश की शिक्षा में जीवन दर्शन होना चाहिए। तो अभी आप सब लोगों ने, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग कई बार सुने होंगे, अभी जब नई शिक्षा नीति आई है एक शब्द प्रयोग होता है कि भारत केंद्रित शिक्षा। इस साल जो अभी जो नई शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित शिक्षा है। तो भारत केंद्रित है क्या? ये वही है जो हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रभक्ति सोच जिसको हमने अपने लक्ष्य में कहा था। क्योंकि इस देश के इतिहास, इस देश का भूगोल, इस देश का गौरव, ये जब तक हमारे देश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा लोगों को मालूम नहीं होगा तो केवल विज्ञान पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख करके जो शिशु मंदिर योजना शुरू हुई, बाद में मैंने कहा विद्या मंदिर, और आज हम विश्वविद्यालय तक पहुंचे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनेक लोग और आए जो व्यवसायी है, और शिक्षा को व्यवसाय के रूप में, एक उद्योग के रूप में उन्होंने प्रारंभ किया। अच्छी बिल्डिंग, अच्छी सुविधा दे करके, और उसमें एक और तड़का लगा दिया, वो है अंग्रेजी का, अंग्रेजी मीडियम। तो इसके कारण से, और ये जो 90 और 80-90 के दशक में जो ऐसे ऐसे सारे कोर्स अधिक आए जो पहले उतना उसका नहीं था प्रभाव। MBA आ गया, IT का जो क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इसमें जो नए नए कुछ आए, तो उसके कारण से उसमें थोड़ा अंग्रेजी का और प्रभुत्व बढ़ गया। इसलिए लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना प्रारंभ, और जैसे ही इंग्लिश मीडियम का नाम हुआ तो समाज में धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भाई अब तो हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। अब वो नाम का इंग्लिश मीडियम हो या जो भी हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम लिखा है तो उसमें लोगों को गौरव की अनुभूति होती है।
हमारे यहाँ संकल्प था कि हमारी जो शिक्षा है वो तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। लेकिन ये जो बिना सोचे समझे लोग इंग्लिश मीडियम की ओर जो जा रहे हैं, उसको भी हमको जवाब देना है। तो हम ये केवल ये कहेंगे कि नहीं इंग्लिश मीडियम ठीक नहीं है, अपनी मातृभाषा की शिक्षा अच्छी है, इतना कहने से तो पर्याप्त नहीं। ये बात सही है कि आप जितने मातृभाषा में जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति रख सकते हैं, उसमें जो संवेदनाएं हैं अलग अलग देश की, हम ये नहीं कह सकते कि केवल हिंदी में वो संवेदनाएं। इंग्लैंड के लोगों के लिए अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, तो वो शायद अपनी संवेदना उसमें जितने अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, शायद वो हिंदी में नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी मातृभाषा जहाँ की जो है, हमारी मातृभाषा केवल हिंदी ऐसा नहीं है, जो इस प्रदेश में अलग अलग है। महाराष्ट्र में मराठी वहाँ की मातृभाषा है, दक्षिण में अपने अपनी जो जहाँ से वो सीखते हैं वो अपनी मातृभाषा है, उसको उसमें जो आनंद आता है, वो हिंदी बोलने का प्रयास करते होंगे, लेकिन उसमें उनको बहुत कितना रूप के बोलना पड़ता है। इसलिए कई बार हम लोगों को भी ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हिंदी मैंने मातृभाषा, ऐसा कई बार हम लोग भी गलत अर्थ लगाते हैं। हिंदी मातृभाषा नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में तो बोलियां हैं जो वास्तव में वहाँ की मातृभाषा है, जिसमें वो माता या पड़ोस में घर में जो बोली बोली जाती है, उसमें से जो उसको आनंद की अनुभूति होती है वो किसी दूसरे में नहीं होती। ये बात भी सही। लेकिन हम जितने अधिक भाषा को जानते हैं, उतने भाषा के लोगों की अभिव्यक्ति को हमको समझने में सुविधा होती है। आप कल्पना करो, जब वो कई बार हम दक्षिण जाते हैं तो कई बार हम उनको अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको केवल वो मान लो आंध्र का तेलुगु है तो वो केवल तेलुगु जानता है, बल्कि एक आध शब्द हिंदी के भी जानते हैं, टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कुछ थोड़े बहुत बल्कि हिंदी को वो समझते हैं, भले वो बोल नहीं पाते हों। हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे मन में एक कल्पना आ गई है कि दक्षिण के लोग हैं तो उनको सबको अंग्रेजी आती है। ऐसा नहीं है भाई, सबको अंग्रेजी नहीं आती है। वो जिस क्षेत्र का है वहाँ की जो बोली है, वहाँ की भाषा है, वही उनको आती है। तो इसीलिए एक तो ये एक धारणा अपने देश में बन गई, जिसके कारण से अंग्रेजी माध्यम के सारे विद्यालय। लेकिन मैंने जैसे कहा, यदि हमको तेलुगु भी आती है, हम उनके साथ तेलुगु में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हमको यदि कोई मलयालम कुछ आ जाए उसमें थोड़ी बहुत बोल लेते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और ये जितने अन्य भाषा जो लोग जानते हैं उनके साथ आप उनकी भाषा में बोलते हैं, उनको आनंद की अनुभूति होती है। ये बात ठीक है कि आजकल तो अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण आ गए हैं संप्रेषण के लिए, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में आप हिंदी में बोलिए, जो लोग जिस प्रदेश से आए हैं वो अपने प्रदेश के वो लगा लेते हैं, उनका ट्रांसलेट होकर उनको समझ में आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा G20 में आए हुए थे सारे लोग, अनेक देश के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उन सबको समझ में आ रहा था कि हिंदी समझते हैं क्या, वो अपने अपने देश की जो भाषा है वो उसमें उनका ट्रांसलेशन होता है। लेकिन ये कितना सीमित है, ये कितना संभव है, ये सबके लिए संभव है क्या? आप लोग सभा में लगा सकते हैं, ये बड़े बड़े जो नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री ये सब जाते हैं तो अपने साथ ट्रांसलेटर ले जाते हैं, ये सबके लिए संभव है क्या? सबके लिए तो संभव नहीं है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में, यदि वो अपेक्षा करें तो आपको अंग्रेजी में ही बताना है, आप वहाँ पर कोई ट्रांसलेटर नहीं ले जा सकते, ना कोई उपकरण दे सकते हैं इंटरव्यू देने वाले को, हिंदी में बोलूँगा आप अंग्रेजी में समझो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए हम इतने भले हमारे इतने विद्यालय हैं, इतना हमारा प्रभाव है, शायद हमारे यहाँ की अंग्रेजी भी अच्छी है,
अभी जब रिजल्ट आता है, मैं क्षेत्र भर के लोगों का रिजल्ट मंगवाता हूँ। अभी जब सीबीएसई का आना था तो वो लोग एक प्रोफार्मा बनाते हैं, एक एक विषय में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 100 में 100 लाए। अंग्रेजी में 100 में 100 अंक लाने वाले हमारे बच्चे रहते हैं अपने विद्यालय में। फिजिक्स में 100 में 100, केमिस्ट्री में 100 में 100, इंग्लिश में 100 में 100, ऐसे रहते हैं। अंक लाना इसमें कहीं कमी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सब लोग अंग्रेजी की शिक्षक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपने अपने विद्यालय पढ़ाते हैं। मुझे अंग्रेजी के बारे में यहाँ कुछ बताना ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी आप जानते हैं। लेकिन होता क्या है, हम अपने बच्चों के द्वारा सुनते हैं, अभिभावकों के द्वारा सुनते हैं, हमारे ही पूर्व छात्र जो अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं आज, अभी तो एक एक पूर्व छात्रों की स्थिति ऐसी है कि शायद अभी केवल इसरो की केवल चंद्रयान की टीम में शायद 20 लोगों के नाम आ गए। जो पूर्व छात्र 20 लोग हमारे केवल चंद्रयान की टीम में थे, बाकी इसरो में पता नहीं कितने सारे से पूर्व छात्र। तो ये उपलब्धि है, लेकिन उनके बच्चे भी अब वो अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनको लगता है कि आज की जो आवश्यकता है उसमें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए बच्चों। केवल परीक्षा में 100 में 100 अंक प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उनका कन्वर्सेशन अंग्रेजी में अच्छा हो, वो भाषण दे सके, संवाद कर सके, लोगों के सामने बोल सके। इंग्लिश मीडियम के मैंने जो सुना है, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, आप सब लोग शिक्षक हैं, आप लोग जुड़े होंगे, अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ भी जुड़े होंगे, आपको कल्पना होगी। मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। कई बार बोलते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बोलते भले हैं, लेकिन उसके ग्रामर बहुत कमजोर होता है, ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग जाने क्या भाई दीपक जी क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं कहीं नहीं, काफी केसेस में ऐसा होता है। आप लोग को भी परिचित होंगे तो ऐसा ध्यान में आता होगा, लेकिन ये उनको, उनके अभिभावक को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उनको अंग्रेजी अच्छी आती है कि नहीं आती है, वो अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम से। इस प्रशिक्षण वर्ग में जो उद्देश्य है, क्योंकि लंबे समय से विचार चलता था, ये सब सुनते थे कि भाई ऐसी स्थिति क्यों आती है कि क्या वास्तव में हमारे यहाँ की जो अंग्रेजी की जो शिक्षण पद्धति है उसमें कोई कमी है, जिसके कारण से ये हमको सुनने को मिलता है। अपने पूर्व छात्र जब मिलते हैं तो वही बोलते हैं, अरे भाई साहब आप अंग्रेजी को ठीक कर लो, गणित हमारे यहाँ ठीक है बोलते हैं, फिजिक्स विज्ञान ठीक है, सब ठीक है, इंग्लिश ठीक कर लो, ऐसा कहते हैं। अब वो ठीक है कि क्या है, ये आप लोग इंग्लिश के टीचर हैं इसलिए आपको माना, लेकिन यहाँ पर हम ये सीखने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं कि ग्रामर क्या है कैसा है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं। आप किस क्लास में कौन सा लेसन आप कक्षा 9 या 9 में पढ़ाते हैं कि 11th में कि 12th में, इससे भी कोई मतलब नहीं। हम अपने बोल चाल में उसको किस प्रकार से फ्लो में जो हम जानते हैं उसको एक वातावरण दे सके क्लासरूम में, वहाँ के भैया बहनों को जो भी अंग्रेजी में बोले उनको हिचक ना। सामान्य तौर पर ये बोलते हैं कि अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड नहीं है, तो भी हम शब्द नहीं जानते हैं तो उसके कारण से अटक जाते हैं, पता नहीं इसका बेक बोलोगी जिसको कहते हैं, वो यदि नहीं है तो हमको थोड़ा रुकावट होती है। इस मामले में मैं संस्कृत भारती को बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्कृत भारती के वर्गों में मैं कई बार ऐसे ही बोलने के लिए गया हूँ, 15-15 दिन के उनके वर्ग चलते हैं, तो उनका कहना है कि हमारा वर्ग जब शुरू होता है तो हमने ये उनको बता दिया कि आप इसकी चिंता मत करो कि आपको संस्कृत में ये शब्द मालूम है कि नहीं, माइक को संस्कृत में क्या बोलते नहीं मालूम, तो माइक बोलो ना। आपको रोटी का अंग्रेजी में नहीं मालूम तो रोटी बोलो, क्या दिक्कत है। हम हिंदी में भाषण करने वाले अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोलकर वो जब उसको प्रभावी कर सकते हैं, तो हम
संस्कृत में हिंदी के लिए कोई शब्द आता है तो उसमें हिंसा का भाव प्रकट बिल्कुल न करें। ये यदि होगा तो फिर धीरे 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 उसके अर्थ भी या उसके शब्द हमको मालूम हो जाएंगे। ये मन में पहले तो एक विश्वास आना चाहिए कि इसके अंग्रेजी शब्द नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ठीक है, बाद में मालूम हो जाएगा, हम उसकी जगह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हम कुर्सी को कुर्सी चेयर नहीं मालूम है हमको तो कुर्सी बोलते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कुर्सी तो हमारे यहाँ का शब्द है ना, बोल देंगे। कुर्सी को समझते भी हैं लोग। हमने चेयर कहा तो एक बार शायद वो नहीं जानेगा, लेकिन कुर्सी को तो जानते ही है ना, क्या दिक्कत है कुर्सी बोल दिया। ऐसे यदि हमने विश्वास पूर्वक और भाषा को बोलचाल में लिया है, हमारे यहाँ के विद्वानों ने कई बार भाषाओं को वास्तव में इतना प्रतिबंध लगाया जिसके कारण से मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, संस्कृत को लोग देववाणी बोलते हैं ना, देववाणी, तो भाई देववाणी है वो मनुष्य क्यों बोले उसको, क्योंकि देवताओं की वाणी है, अब देवता तो है नहीं कोई, तो क्यों बोले संस्कृत? तो देववाणी बना दिया, तो देवता लोगों के बीच तक कर रहे, जबकि हमारे देश में पहले संस्कृत बोली जाती थी। ऐसे ही अंग्रेजी को भी केवल अंग्रेजों के लिए है ऐसा ना करके सबके लिए ये सब बोल सकते हैं। भाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, लेकिन वातावरण जब नहीं मिलता है तो हम जानते हुए भी हम नहीं बोलते स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे ही अंग्रेजी विषय को ठीक हम अपने अपने क्लासरूम में भी ठीक कर सकें, इसके लिए केंद्र ने योजना बनाई और अभी विशेष रूप से साल भर पहले और अभी यदि कहें तो बेंगलोर में हमारी जो अप्रैल में साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने एक विषय रखा कि भाई इस पर तो आप दृढ़ रहो कि हमारी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में है, इसके साथ समझौता ना करो, लेकिन हम अंग्रेजी को इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि भाई विद्या मंदिरों में शिशु मंदिरों में अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ के बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वहाँ के शिक्षक अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इस भ्रम को दूर करने के लिए ऐसा कोई महत्वाकांक्षी कोई योजना लाओ और ऐसा कोई प्रशिक्षण का केंद्र तैयार करो। तो इस देश में 6 स्थानों पर केंद्र तैयार करने की बात है, 2-2, 3-3 ऐसे क्षेत्र मिलाकर। तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, एक प्रकार से हम यदि कहें तो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि हम अपनी योजना में 2 क्षेत्र हैं, इसको मिला करके एक केंद्र तैयार करो। तो ये विषय आया था कि भाई चूंकि हमारे यहाँ जो सामान्य जो शिक्षक है, हम क्योंकि सभी जगह इस प्रकार के स्पोकन के लिए अलग से शायद टीचर नहीं रख सकते, हमारे शिक्षक क्यों ऐसा तैयार नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने बताया ना कि अंग्रेजी में जब वो 100 अंक प्राप्त करा सकते हैं बच्चों को, इसका मतलब उनकी टीचिंग अच्छी है। जिस क्षेत्र में अभी हमको कमी महसूस होती है उसको हम ठीक करेंगे और उसके लिए प्रशिक्षण करें। तो ये जो है जैसे चंडीगढ़ है उत्तर क्षेत्र में, ऐसे ही उधर बिहार बंगाल से मिला करके एक उनका तय है, कुल मिलाकर के 6 केंद्र से तय। और उस 6 केंद्र में जैसे विषय आया तो मेरे दिमाग में नोएडा आया कि नोएडा में हमको शायद विषय के एक्सपर्ट भी मिलेंगे, और दूसरा यहाँ की प्रबंध समिति पर विश्वास था, क्योंकि ये बहुत ये शब्द प्रयोग करूँ मैं यदि तो सामान्य प्रशिक्षण और इस प्रशिक्षण में बहुत अंतर है, जोखिम भरा है। इसके लिए अलग से उस प्रकार का वातावरण देना, अलग से व्यवस्था देना, कई
प्रदेशों में अलग से प्रशिक्षण के केंद्र विकसित किए गए। वहाँ पर बात आई कि ये जो हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है हम वहीं पर इसको भी रखेंगे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने उसको खारिज कर दिया, बिल्कुल नहीं, इस बात को समझो। प्रशिक्षण केंद्र इंग्लिश का अलग ही होगा, उस प्रशिक्षण केंद्र के साथ तालमेल मत करो, क्योंकि प्रत्येक प्रांत को एक प्रशिक्षण का केंद्र भी विकसित करना है। ये 4 साल से चल रहा है, अभी वो तैयार नहीं हुआ है, अभी कहीं कुछ प्रदेशों में है, लखनऊ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में केंद्र में है, उधर उज्जैन में उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ऐसे कुछ स्थानों पर है जो विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं प्रांत स्तर पर, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अलग से ही खड़ा करना है। और हमने अभी हमारे तीनों प्रांत में प्रांत का कोई प्रशिक्षण केंद्र खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन इस विषय के लिए हम लोगों ने मिलकर के, हमारी टीम ने मिलकर के जो प्रयत्न किया और यहाँ की समिति के सारे लोगों के जो परिश्रम कह सकता हूँ, और जिस प्रकार से उन लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, हम इतने कम दिन में आप लोगों का जहाँ आवास है वो उसको किराए से लिया है, उसके बारे में भी मैं नहीं बताऊँगा, बाद में आप लोगों को धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। बहुत महंगा किराया भी लिया है, लेकिन वहाँ क्लासरूम नहीं हो सकता था, इसलिए क्लासरूम के लिए भी एकदम नया जहाँ भी उद्घाटन किया है, ये अतिथि कक्ष था, उसको ठीक ठाक करके उसको तोड़ ताड़ करके आपका एक अतिथि कक्ष हमने कम कर दिया यहाँ का, क्योंकि प्रशिक्षण का केंद्र चलाना ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी एक व्यवस्था और इसके लिए लगने वाले सारे संसाधन यहाँ के समिति ने, यहाँ के प्रधानाचार्य ने, यहाँ के आचार्य ने मिल करके इसको खड़ा करने का संकल्प किया। और एक और बात है कि अभी देश में जो 6 केंद्र हमने केंद्र ने सोचा था, ये हमारा पहला केंद्र है जो प्रारंभ हो गया आज से, अभी और कोई अन्य स्थानों पर ये प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। अभी 22, 23, 24 सितंबर को अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक है गोरखपुर में, उस गोरखपुर में ये वृत्त जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये प्रारंभ हो गया। पहला केस हमने केवल अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का रखा है, ऐसे इसमें दोनों क्षेत्र से आया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। 15 दिन का प्रशिक्षण क्यों रखा है? क्योंकि इससे कम में वातावरण नहीं बन सकता। हमने कई एक्सपर्ट से पूछा, क्योंकि ऐसे कई प्रशिक्षण होते हैं, फिर हम जाते हैं 15 दिन तक हम लोगों को पूरे समय इस उद्घाटन सत्र को छोड़ करके बाकी शेष समय हम लोग भी ये सारा प्रयत्न करेंगे। जैसे मैंने कहा संस्कृत भारती में चलता है, वो लोग संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, वो भोजन परोसते हैं तो भी वो यही बोलेंगे कि सब्जी लीजिए, कि दाल लीजिए, कि प्याज लीजिए, वो संस्कृत में ही बोलेंगे। जो लोग उस वर्ग को देखे होंगे उन लोगों को मालूम होगा। धीरे धीरे क्या बोलने से, तो देखो जानना अलग चीज है, लेकिन उसको जब बोलते हैं तो वो अभ्यास में आता है। तो 15 दिन का जो अभ्यास है हमारा, वो उस प्रकार का जीवन, वो हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे जो अंग्रेजी वार्तालाप को सम्मिलित करेंगे, उसको अंग्रेजी नहीं लाएंगे। तो पहले हो जाता है, एक पब्लिक स्कूल करके हमारे विद्यालय ने शुरू कर दिया, मैं गया था वहाँ पर, इंग्लिश मीडियम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है कि कई जगह हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं वहाँ जब गया था तो बच्चे कुछ टाई लगा करके बाहर नहीं कर रहे थे। तो मैं सोचा कि दूसरे स्कूल के होंगे, क्योंकि हम शायद ये कल्पना नहीं करते कि हमारे स्कूल के जो बच्चे आएंगे वो टाई लगा करके भी आएंगे। तो बाद में मैंने पूछा तो पता चला कि अपने ही स्कूल के बच्चे हैं। तो हमको अंग्रेजी भाषा ठीक करनी है, बोल चाल में अंग्रेजी कैसे हो सकती, वातावरण हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए तो प्रयत्न करें, अंग्रेजी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे व्यवस्था के लिए
संभाल निरीक्षक जी मदन जी, और बाकी शिक्षण के लिए हमारे दीपक जी हैं, और जो लोग यहाँ पर आएंगे, इनकी योजना के अनुसार समय का पालन करते हुए आप लोगों को अभ्यास में और क्या क्या आप लोगों को सुझाव भी आएगा इसको करते करते, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं, पहला वर्ग है, जब हम कोई भी काम पहले बार करते हैं तो उसमें कुछ और कमियां जो है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं आगे के लिए, इसका भी सुझाव आप लोगों के द्वारा है। इसीलिए इस बार यह प्रयत्न हुआ था कि इस समय केवल जो माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं उन्हीं को बुलाया, ऐसे ही ना सब इंटर वाले उन्हीं के लिए बुलाया गया, ताकि वो चूंकि जानते भी ज़्यादा हैं, बोलते भी होंगे और उनका अनुभव होगा और एक ऑब्जर्वेशन भी होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बाद में, जैसे दीपक जी हैं, वैसे आप लोग भी यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। तो मैं इसको उपलब्धि मानूंगा कि हम जिस प्रकार से, और हम जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजी के आचार्य अंग्रेजी संभाषण में और अच्छे निपुण हो, उसके लिए हम उसमें कैसे सहयोगी हो सकते हैं। फिर अपने विद्यालय में भी जाकर के इसका प्रयोग करना है। मेरी इच्छा ये भी है कि इसके अभी बाद में शायद विचार करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद फिर हम ऑनलाइन कैसे उससे जुड़ सकते हैं, जिससे वो हमारा बराबर वो प्रशिक्षण चलता रहे, उसका प्रयोग का आदान प्रदान भी चलता रहे। हम अपने स्कूल में क्या करा रहे हैं वो भी यहाँ पर फीडबैक आए, यहाँ से भी हम उसको जोड़ करके रख सकें, इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे। ऐसा एक प्रशिक्षण वर्ग जो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, 15 दिन है, स्वाभाविक रूप से 15 दिन बहुत होता है, लेकिन जिनका अभ्यास है हमारे संगठन में, संघ प्रेरित संगठन है, संघ में वर्ग भी हमारे शायद अब तो 15 दिन हो गया होगा शायद प्रथम वर्ष, नहीं तो 25 दिन का द्वितीय वर्ष, 30 दिन का तृतीय वर्ष, ये इस प्रकार से हमारे यहाँ के परंपरा में लंबे समय से, वो भी गर्मी के दिनों में। अभी तो गर्मी 2-4 दिन रहेगी, फिर कुछ ठीक भी हो जाएगा यहाँ पर गर्मी, क्लासरूम आपका वहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन घर से अलग रह करके कोई भी साधना का काम जो है ना वो घर से अलग रह करके ही होता है। कोई व्यक्ति तपस्या करने भी जाता है तो वो घर में रह के तपस्या नहीं करता, घर में पूजा पाठ करता होगा, अपना दैनिक अच्छा जीवन व्यवसाय आचार विचार रखता होगा, लेकिन कुछ अलग से सीखना है तो घर से बाहर ही आकर के सीखना पड़ता है। ऐसे ही आप लोग ये मान करके जिस समय कक्षाएं चलेंगी उस समय आपके फोन से किसी की आवाज़ नहीं आए, इसकी चिंता करेंगे। फोन का तो उपयोग आपको बाद में करना ही होगा, क्योंकि आपको बोलना है, उसका रिकॉर्ड करना है, सुनना है, ये सारे प्रयोग चलेंगे आपके। इसलिए आपको ये नहीं कहा कि मोबाइल नहीं लाना, लेकिन मोबाइल तो लाना है, लेकिन जिस समय हम जब क्लासरूम में रहें उस समय सारा ध्यान क्लासरूम में, क्लासरूम के क्लास टीचर जो भी आपको कहें उसी के हिसाब से ही करना है। ऐसा करके हम लोग 15 दिन का वर्ग संपन्न करेंगे। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हम इसको बाद में नीचे तक ठीक से पहुंचा सकें, लोगों के मन में उत्सुकता जागृत हो, इसलिए मैंने कहा ना यहाँ की कोई कमी होगी तो उसको ठीक भी करना है आप ही लोग इसी 15 दिन के अंदर। उसको ये लेके नहीं जाना वहाँ जाकर के बताना है वहाँ की ये फलानी व्यवस्था तो है ही नहीं, वहाँ जाके क्या करोगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर उसको ठीक करेंगे। इसी के हिसाब से ये व्यवस्था में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कल तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अभी पूर्ति नहीं हो पाई थी, कुछ चीज़ें ऐसे होगी शायद अभी भी नहीं हुई होगी। तो हमको ये मान करके कि हमारा घर है, क्योंकि हम किसी प्रोफेशनल उसमें इंस्टीट्यूट में नहीं आए हैं, हमारा विद्यालय है, हम अपने विद्यालय से इस विद्यालय में आए हैं, तो विद्या भारती का ही विद्यालय है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी होगी उसको भी ठीक करेंगे और सीख करके हम एक ऊर्जा के साथ अपने स्थान पर जाएंगे और एक अच्छा संदेश देंगे, बाकी और आचार्य यहाँ पर आ सके इसके लिए भी प्रयत्न करेंगे। ये तो संख्या
संख्या कम होगी। अभी लोग 10-10 बुलाए हैं, जब दोनों क्षेत्र का आएंगे तो शायद हमको एक प्रांत से 5-5 की और संख्या बुलानी पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ होगा, लेकिन आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी मैं आप सब लोगों को इस 15 दिन के वर्ग की और सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग, जो पहला बैच होता है वही वास्तव में उदाहरण बनता है। आप सब लोग उदाहरण बने, ऐसे ही निवेदन करते हुए। और यहाँ जो भी इस समिति के लोग, प्रधानाचार्य जिन लोगों ने परिश्रम किया, क्योंकि आगे भी करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि उद्घाटन हो गया और मुक्त हो गए, क्योंकि करना तो इन्हीं लोगों को ही ज़्यादा ही है। बाकी हमारे प्रांत के भी जो, चाहे वो शैक्षिक प्रमुख हैं, चाहे हमारे विशोक जी हैं प्रदेश शिक्षक, चूँकि इंग्लिश के ही है। बाकी क्षेत्र के हमारे संयोजक यही गाजियाबाद भी रहते हैं। ये सब लोग बराबर आकर के और चिंता करेंगे, ऐसे निवेदन करते हुए अपनी बात यही पूरा करता हूँ। धन्यवाद।